वेलकम टू माय क्लास। नमस्ते स्टूडेंट। बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं की पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 1 का अध्ययन करने जा रहे, जिसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे और इस पाठ का शीर्षक है मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें इस पाठ का यह सेशन नंबर 1 है। सबसे पहले देखते हैं मेरे संग की औरतें इस पाठ के लेखिका के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं। इस पाठ की लेखिका है मृदुला गर्ग। इनका जन्म 25 अक्टूबर 1938 में कोलकाता में हुआ था। इन्होंने जो साहित्य की विधा लिखी हुई है वह अधिकतर हिंदी में लिखी है। इन्होंने साहित्य की कौन कौन सी विधाएं लिखी है? कहानी, उपन्यास, नाटक, व्यंग, निबंध और यात्रा वृत्तांत। देखते हैं इनके साहित्य की प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है। उपन्यास लिखे हुए उपन्यास के उनके प्रसिद्ध उपन्यासों के नाम है उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित्तों को भरा, अनित्य, मैं और मैं, कठगुलाब, मिलजुल मन। उन्होंने कुछ कहानियां संग्रह भी लिखी है जिनके नाम है कितनी कैदे, टुकड़ा टुकड़ा आदमी, डैफोडिल जल रहे हैं, ग्लेशियर से उर्फ सैम, शहर के नाम और आगे भी है उनके कहानी संग्रहों के नाम। समागम, मेरे देश की मिट्टी आहा, संगति विसंगति जो 2 खंडों में 2003 तक की संपूर्ण कहानियों के रूप में जानी जाती है। उसके बाद मीरा नाची जो स्त्री मन की कहानियां हैं, जूते का जोड़, गोभी का तोड़, मृदुला गर्ग की संकलित कहानियां। इसके अलावा उन्होंने साहित्यिक विधाओं में निबंध, व्यंग, यात्रा वृत्तांत भी लिखे हैं। उनके निबंध का नाम है रंग ढंग, चुकते नहीं सवाल, व्यंग, कर लेंगे सब हजम, खेद नहीं है। फिर यात्रा वृत्तांत में उन्होंने कुछ अटके कुछ भटके इस नाम से यात्रा वृत्तांत लिखे हैं। उन्होंने कुछ नाटक भी लिखा है, जैसे कि आज हम जो पाठ पढ़ने वाले उन्होंने किस प्रकार से नाटक की शुरुआत की थी इसका वर्णन किया है। उनका नाटक का नाम है एक और अजनबी, जादू का कालीन, कितने कैदे। इनकी कुछ कहानियां और भी है, खुशकिस्मत, बेंच पर बूढ़े, बाल गुरु, यह कमलिनी खिलती है और संस्मरण है एक छाया चेहरे से गुजरी जैसे पत्ता खड़का हो। तो इस प्रकार हमने उनके प्रमुख कृतियों के बारे में जानकारी हासिल कर ली है। इनको तरह तरह के सम्मानों से सम्मानित किया गया है। देखते कौन कौन से सम्मान इनको मिले हैं। साहित्यकार सम्मान, साहित्य भूषण सम्मान, महाराजा वीर सिंह सम्मान, सेठ गोविंददास सम्मान, व्यास सम्मान, स्पंदन कथा शिखर सम्मान, हेलमेट ग्रांट सम्मान भी इनको दिया गया है। तो मृदुला गर्ग जो लेखिका है वह आधुनिक युग की लेखिका मानी जाती है। इनका पूरा जो परिवार था वह साहित्यिक परिवेश में वह पली थी। इनके घर के अन्य सदस्य भी लेखन कार्य में जुटे हुए थे। अब देखते हैं आज के पाठ का थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी हासिल कर लेते हैं। पाठ का शीर्षक है मेरे संग की औरतें। मेरे संग की औरतें यह एक नए प्रकार की शैली में लिखा हुआ संस्मरणात्मक गद्य है। अब लेखिका मृदुला गर्ग इन्होंने अपने बचपन से लेकर जो यादें उनकी जुड़ी हुई है उसे एक संस्मरण के रूप में यह गद्य लिखा हुआ है। परंपरागत तरीके से जीते हुए भी लीक से हटकर कैसे जिया जा सकता है, यह पाठ ऐसे औरतों पर केंद्रित है। अब लेखिका ने इस पाठ में उनके संबंधित या उनका जिन जिन औरतों से संबंध रहा है उनके बारे में हमें जानकारी देने की कोशिश की है। तो परंपरागत तरीके से रूढ़ी परंपरा लीक, लेकिन उस परंपरा को भी साथ रहते हुए हम आधुनिकता से, आजादी से, स्वतंत्रता से किस प्रकार से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, यह उद्देश्य इस पाठ में या यह संदेश इस पाठ में लेखिका ने दिया गया। अब देखते हैं मेरे संग की औरतें। इस पाठ को हम परिच्छेदों के द्वारा विस्तार से पढ़ते हैं। बच्चों, यह जो पाठ है हमारे कृतिका भाग 1 का दूसरा पाठ है, जिसका नाम शीर्षक लेखिका ने दिया है
लेखिका कौन है? मृदुला गर्ग। इन्होंने शीर्षक दिया है मेरे संग की औरतें। अर्थात जन्म से लेकर उनके जीवन में जो जो महत्वपूर्ण औरतों का सहवास आया है, उनका उन औरतों का उनके जीवन पर किस प्रकार से असर हुआ है, इसका वर्णन इन्होंने, लेखिका मृदुला गर्ग, इन्होंने इस पाठ में किया है। इसलिए इस पाठ का शीर्षक क्या दिया है लेखिका ने? मेरे संग की औरतें। संग का अर्थ क्या होता है? कि सहवास में रहना। अब हम पाठ के परिच्छेदों को पढ़ते हैं। लेखिका कहती है कि मेरी एक नानी थी। नानी किसको कहा जाता है? नानी हमारी जो मदर होती है, माँ होती है, माँ के मम्मी को नानी कहा जाता है। और जो पिताजी होते हैं, पिताजी की माता को अर्थात फादर के मम्मी को हम कहेंगे दादी। तो लेखिका शुरुआत में ही कहती कि मेरी एक नानी थी। थी का अर्थ क्या था? कि जब लेखिका ने यह संस्मरण लिखा था उस समय वह नहीं थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी देखा नहीं। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई थी। अब देखिए लेखिका क्या करेगी, उनकी एक जो नानी थी वह उनके माँ की शादी के पहले ही गुजर गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। इसलिए लेखिका ने कभी उन्हें नहीं देखा था। शायद नानी से कहानी न सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। अब देखिए इस वाक्य के द्वारा लेखिका क्या कहना चाहते कि देखो हमारे जीवन में भी होता है ना कि हमारी नानी माँ, दादी माँ हमें बचपन में छोटी छोटी कहानियां सुनाती रहती है। तो लेखिका भी चाहती थी कि उनकी नानी भी उनको कहानी सुनाए, लेकिन उनकी नानी की मृत्यु बहुत जल्दी हो जाने के कारण उनको नानी की कहानियां नहीं सुनने को मिली। लेकिन लेखिका क्या कहती कि हम तीनों बहनों को, अर्थात लेखिका के साथ जो लेखिका और उनके भाई बहन, 5 बहनें थी और 1 भाई था। तो इस प्रकार से 6 भाई बहनों का वह परिवार था। इन 6 भाई बहनों में 3 बहन लेखिका हो गए और लेखिका के रूप में उनके 3 बहनों ने ही नहीं बल्कि लेखिका मृदुला गर्ग, इन्होंने भी छोटी छोटी कहानियां लिखी है, जो हमने उन कहानियों के नाम पढ़े हैं। तो लेखिका कहती कि हम तीनों बहनों के खुद कहानियां कहनी पड़ी। नानी से कहानी भले न सुनी हो, नानी की कहानी जरूर सुनी और बहुत बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। अब देखिए लेखिका क्या करे कि हमने नानी के द्वारा, नानी के मुंह से हमने कभी कहानियां नहीं सुनी। क्यों? क्योंकि उनका निधन, उनकी मृत्यु बहुत जल्दी हो गई थी, जब उनके लेखिका के माता की शादी भी नहीं हुई थी, उससे पहले ही उनकी नानी गुजर गए थे। लेकिन लेखिका कहती कि भले ही मैंने अपनी नानी से कहानियां नहीं सुनी है, लेकिन नानी की कहानी बहुत लोगों के मुंह से, अर्थात उनके परिवार के जो सदस्य थे, उनकी माता, उनके पिता या अन्य बड़े बुजुर्ग लोगों से हमेशा लेखिका ने अपनी नानी की कहानियां सुनी हुई थी कि उनके जो अच्छे अच्छे किस्से थे वह लेखिका बचपन से सुनते आ रही थी और उसका असली मर्म समझ में आया। और लेखिका कहती कि जब बचपन में मैं उनके बारे में सुनती थी, उनकी कहानियों को बारे में बताया जाता था, मुझे उनके किस्सों के बारे में बताया जाता था, तो वह उम्र में छोटी होने की वजह से मुझे समझ में नहीं आई। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो उनके जो कहानियां हमें बताई जाती थी, उनका मर्म कि उनका क्या रहस्य है, उनका नानी के जो व्यवहार होते थे उनके पीछे क्या कारण था, यह सारी बातें मुझे बाद में धीरे धीरे समझ में आने लगे। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। अब देखिए यहाँ पर लेखिका अपने नानी के व्यक्तित्व को हमारे सामने रख रही है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको इसके ऊपर प्रश्न पूछे जाते हैं कि लेखिका की नानी के विशेषताओं के, चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो आपको इन परिच्छेदों में आए हुए जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनको उत्तर में लिखना है। अब देखिए लेखिका क्या कहती है कि मेरी नानी पारंपरिक अनपढ़ पर्दानशी औरत थी। अब देखिए लेखिका की नानी कैसे थी? पारंपरिक रीति रिवाजों को मानने वाली थी, अनपढ़ थी, वो पढ़ी लिखी नहीं थी और पर्दानशी के हमेशा देखो पुराने औरतें हम देखते हैं आज भी हमारे घर में जो पुराने बुजुर्ग हैं, नानी है, दादी है या हमारे चाची, वो लोग अभी भी घर में पुरुषों के सामने पर्दा करती है। तो उनकी जो नानी थी लेखिका की, वो भी पर्दा करती थी, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्ट्री पढ़ने विलायत चले गए थे।
अब नाना जी शादी के तुरंत बाद विलायत गए थे वकील की शिक्षा के लिए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में डिग्री लेकर जब वे लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा, न उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति पर कभी किया। अब देखिए लेखिका क्या कह रही है कि उनके नानी के व्यक्तित्व के बारे में बता रही कि उनके पति अर्थात नाना जी जब विदेश से लौटकर आए तो वह पूरे अंग्रेज नुमा हो गए थे, साहब नुमा हो गए थे। लेकिन लेखिका की जो नानी थी वह हमेशा उन्होंने अपने भारतीय पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार रहन सहन उनको पसंद था। उन्होंने कभी भी अंग्रेजों का फॉलो नहीं किया और उन्होंने अपनी किसी इच्छा आकांक्षा को कभी अपने पति पर जाहिर नहीं किया। आगे लेखिका कहते कि पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वे एकदम मुहजर हो उठी। अब देखिए जो कभी भी अपने मत को अपने विचारों को किसी के सामने व्यक्त नहीं करती थी, लेकिन वह एक समय ऐसा हो गया कि लेखिका की नानी मुहजर हो गया अर्थात बोलने वाली हो गई। कि क्या हो गया था उनके जीवन में कुछ ऐसा बीमारी उनको हो गई थी कि उनका जल्दी ही मृत्यु हो जाने वाली थी और इसीलिए और उस समय नानी के उस बीमारी का जब निदान हुआ तो लेखिका की माँ की उम्र कितनी थी? 15 वर्ष की थी और इस वजह से अब उनकी मृत्यु निकट होने आने वाली है और अपने 15 वर्ष की बेटी की उनको फिक्र थी, उनकी शादी की उनको चिंता थी। तो इससे हमें लेखिका के नानी का ममतामयी रूप हमारे सामने बता रही है लेखिका। अब अपनी बेटी की चिंता से वह कभी न बोलने वाली नानी अब सबके सामने अपने विचारों को व्यक्त करने लगी। नाना से उन्होंने कहा कि वे पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारेलाल शर्मा से मिलना चाहती है। सब दंग हैरान रह गए। अब देखिए कभी भी अपने पति के सामने भी वह कभी मुंह खोलने वाली औरत नहीं थी और ऐसे जब अपने बेटी की शादी की चिंता उनको सताने लगी तो उन्होंने अपने पति से उनके मित्र जो स्वतंत्र सेनानी थे, स्वतंत्र क्रांतिवीर थे प्यारेलाल शर्मा, इनसे बिना पर्दे बिना संकोच के बिना हिचक के वह बात करना चाहते और उनके इस रवैये से घर के सारे सदस्य आश्चर्यचकित हो गए। जिस पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी से क्या कहना चाह रही है। अब सबके सामने जिसने कभी अपने पति से कभी खुलकर बात नहीं की और अपने जीवन के अंत समय में वह पराये व्यक्ति के अपने कौन सी बातों को बताना चाहती है, इसका सारे लोगों के सामने प्रश्न चिन्ह आ गया। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। अब नाना ने भी उनसे ज्यादा विरोध नहीं किया क्योंकि उनकी बहुत जल्दी निधन होने वाली थी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। नाना जी ने भी अपने पत्नी की बात मानी और उनके दोस्त को नानी जी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। बच्चों, अब तक हमने जो परिच्छेद पढ़े हैं उन परिच्छेदों में आए हुए कुछ कठिन शब्दों का अर्थ सबसे पहले हम देख लेते हैं। देखते हैं कुछ कठिन शब्दों का अर्थ जिन परिच्छेदों को हमने अब विस्तार से पढ़ा है उन परिच्छेदों से संदर्भित। शब्दार्थ: जाहिर, स्पष्ट, मर्म, तात्पर्य, पर्दानशी, पर्दा करने वाली स्त्री, बसर करना, गुजारना, बिताना, मुहजर, बहुत बोलने वाली, लिहाज, शर्म, संकोच, नजाकत, जरूरत, मांग, लाज रखना, मान लेना, हुजूर में, सामने, पेश करना, उपस्थित करा देना। तो बच्चों, पाठ के शुरुआत के परिच्छेदों में लेखिका ने हमें किनसे परिचित किया है? उनके नानी जी से। तो नानी जी के कुछ व्यक्तिमत्व उन्होंने हमारे सामने रखे हैं और भी नानी जी के बारे में लेखिका हमें बहुत सारी बातें बताने वाले हैं, उसको हम पढ़ेंगे इसके अगले भाग में।